Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट नंबर 1 विद ऑल द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 और एपी का एन का फॉर्मूला जो होता है nth टर्म का, वो भी हम आज डेरिवेट कर लेंगे. नेक्स्ट पार्ट में फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम. अब बात आती है सर, इस चैनल पे ऐसी क्या डिफरेंट चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी. देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसका वेटेज पता होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले मैं बात करूं इस चैप्टर के वेटेज की बोर्ड एग्जामिनेशन में. देखो, वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस से रिलेटेड जरूर बताना चाहिए. क्लास 10th और 12th में स्पेशली हम ये चीजें बताते हैं आपको. इस चैप्टर का जो वेटेज है 5 to 6 मार्क्स है. चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड है, ये चैप्टर आपको 5 to 6 मार्क्स वेटेज में मिलेगा. फिक्स मार्क्स इसलिए नहीं है क्योंकि चैप्टर 2, 3, 4, 5 20 मार्क्स का वेटेज होता है. अगर मैं प्रीवियस 3 ईयर्स की बात करूं तो उसका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग यहां से आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे. लार्ज क्वेश्चन यहां से मिल सकता है 5 मार्क्स का. केस स्टडी यहां से मिल सकती है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारे लिए, राइट. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. और हाँ, आपको इस चैनल पे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू सब कुछ मिलेगा. तो बस ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए. चलिए अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सर है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? मैं जब बात करता हूं एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने पास वैसे तो स्पेसिफिकली बहुत सारे प्रोग्रेशन हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 प्रोग्रेशन है. बट 10th क्लास में हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन इज अ सम स्पेसिफिक रूल. एक स्पेशल रूल है जो किसी सीरीज पे लग रहा है. जैसे एक सीरीज ऑफ टर्म्स हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. जब हम कोई नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई आपने आईएमओ वगैरह के एग्जाम दिए होंगे, आपने देखा होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, देन नेक्स्ट नंबर इज 4 स्क्वायर, सो ऑन. तो ये एक सीक्वेंस है किसकी, कि नंबर्स आर अरेंज विद सम स्पेसिफिक रूल. और वो रूल क्या है यहाँ पे? स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये रूल अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो हमारा रूल लगता है, दैट रूल इज अप्लाइड, सम स्पेसिफिक रूल इज अप्लाइड. और वो रूल ये बोलता है कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम. जैसे अभी के लिए मैं एक बार लिख लूं, अगर मैं इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में एपी को लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं इसको. फर्स्ट टर्म जो कि हम लिखते हैं a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, सो ऑन. अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं. जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक बच्चा क्लास में एंटर होता है, ठीक है. उस बच्चे के एंटर होते हमने उसको एक टोकन असाइन कर दिया, ठीक है. टोकन असाइन किया एंड दैट, या फिर ऐसा मान लीजिए आप, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, अच्छा एग्जांपल लेते हैं. आपके स्कूल का एक टाइम है कि इतने बजे तक बच्चों का एंटर होना जरूरी है, ठीक है. अब जैसे जैसे बच्चे लेट आते जाते कई बार, अब जैसे ही एक फिक्स टाइम के बाद पहला बच्चा लेट अगर आया तो उससे 10 रुपये पेनल्टी ली जाएगी. जैसे नेक्स्ट बच्चा लेट आएगा तो उससे 5 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी. जैसे एक बच्चा एंटर हुआ उसको बोला गया 10 रुपये पेनल्टी दो. अब उसके बाद कोई बच्चा और लेट आ रहा है तो उससे 5 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी. इससे हमने 10 रुपये पेनल्टी ली तो उससे कितने लेंगे? 15. अब नेक्स्ट बच्चे से 5 रुपये और पेनल्टी एक्स्ट्रा होगी, दैट इज 20. नेक्स्ट और 5 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी 25. तो हम जो पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं, और आपसे मैं ऐसे ऐसे करते करते पूछूं कि एक वो बच्चा है जो यहां पे पोजीशन नंबर 26 पे आएगा, उससे कितनी पेनल्टी ली जाएगी? तो सर बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा हमारे लिए. तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया, उसके लिए ये चैप्टर डिजाइन किया गया. ये तो बहुत इजी सिचुएशन है. आगे जाकर थोड़ी और टिपिकल सिचुएशन भी आएंगी जिनके लिए इस एपी कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन किया गया, राइट. और इसी में आप देखोगे कि जो थर्ड एक्सरसाइज होगी, ये सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, कि 26 नंबर पोजीशन के बच्चों को कितने रुपए देने पड़ेंगे. हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे 10 प्लस 10, 15, 20, 25, ऐसे नहीं करना है. इसका एक फॉर्मूला स्पेसिफिक हम बनाएंगे आज, उससे करेंगे हम, राइट.
और थर्ड एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल मनी कितनी कलेक्ट हुई। लेट्स सपोज टोटल 26 बच्चे लेट आए। अब पहले बच्चे ने मुझे 10 रुपीज दिए, दूसरे ने 15 दिए, तीसरे ने 20 दिए, फिर 25 दिए। अब ये मैं पैसे सारे कलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं लास्ट में क्या गिनूंगा? पैसे नहीं गिनूंगा। मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा टोटल 26 बच्चे लेट आए हैं तो मुझे टोटल मनी कितनी कलेक्ट हुई। दैट इज अगेन अ फॉर्मूला। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर? अब बात आती है कि सर इसमें कौन सा रूल लगता है। तो मैं देखो आपको मैंने बताया था यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगता है कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जैसे मैं बात करूं यहां पे इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 5। अब डिफरेंस जो निकालते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, हाँ। डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, हाँ। डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एनी रियल नंबर, ठीक है। ऐसे नहीं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, वो नहीं हो सकता। अब देखो कॉमन डिफरेंस, इसमें एपी का रूल होता है कॉमन डिफरेंस। चलो इसको यहां लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, इज सेम। अब सेम कैसे? बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सेम फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, राइट? बात समझ आई? इसको हम हटा देते हैं यहां से, डैश डैश पोर्शन को। यहां हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर आगे और, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज ऑलवेज सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम मिनिमाइज करके यहाँ ले आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा और समझने के लिए भी आसान रहेगा हमें, ठीक है। उसको थोड़ा सा यूँ ले जाते हैं हम, इसको पहले यहाँ रख लेते हैं, तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। एक ही लाइन में काम हो जाएगा ना, दो लाइन क्यों खराब करें फिर हम, राइट? अब देखो चलो, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज सेम। अब कॉन्जुगेटिव टर्म मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, ऐसे। अब जैसे मैं यहां पे देखूं, मेरे पास कॉमन डिफरेंस मैं निकालना चाहता हूं, तो डी, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी क्या होगा? अगर मैं a2 माइनस a1 करूं तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो a2 माइनस a1, 15 माइनस 10, 5। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं विद द हेल्प ऑफ d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, कितना आ रहा है? 5। इन दोनों बीच में डिफरेंस भी कितना है? 5 का ही तो है, राइट? समझ आ रही है बात? 20 माइनस 15 भी तो 5 हुआ। फिर इधर का डिफरेंस देखूं तो भी 5 है, तो ये एपी है। यस, दिस इज एन एपी। कैसे पता चला एपी है या नहीं है? अगर मेरे दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है हर जगह पे, हर एक प्लेस पे, तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। अब बात आती है सर, एक फॉर्मूला कई बार डी का बन जाता है जो असर्शन रीजन में आता है, वो ये चीजें स्पेसिफाइड आपको नहीं बताएगा, अलग से क्वेश्चन सर्च करने पड़ते हैं। इसलिए समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मैं बहुत अच्छी लॉजिकल चीज बता रहा हूं आपको। अगर आप डी निकाल रहे हो तो दो कॉन्जुगेट टर्म कैसे ले रहे हो आप? a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। अब मान लो आपके पास यहां पे टोटल टर्म्स है n, तो उसके n की फॉर्म में, अभी तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में आपने बता दिया कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में मैंने बोल दिया कि सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। अगर मैं बोलूं nth टर्म के रेस्पेक्ट में डी का फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म के रेस्पेक्ट में। तो एक बात बताओ मुझे, मैं एक से लिखता हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं a20, मान लो मेरी लास्ट पोजीशन है 20, तो a20 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? उससे जस्ट पहले वाली पोजीशन a19 सब्ट्रैक्ट करूंगा, a19 तो d मिलेगा। a20 माइनस a19 कर दो तो भी d मिलेगा। तो एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं a19, 19 कैसे लिखूंगा? 20 माइनस 1 इज कॉल्ड 19, बोलते हैं ना।
अब मान लो मुझे पोजीशन, लास्ट जो पोजीशन है वो 20 नहीं है, वो n है, तो उससे मैं एक नया फॉर्मूला बना सकता हूं, d इज इक्वल टू 20 की जगह मैंने लिख दिया n, तो इधर भी 20 की जगह मैं क्या लिखूंगा n, तो नया फॉर्मूला बना कि नहीं बना, a n माइनस ए एन माइनस वन, और इसको मैं एक बॉक्स में पैक कर लेता हूं क्योंकि ये मेरे nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। ये मेरे लिए बहुत काम का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं स्पेसिफाइड, इसको नोट कर लेना, असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाता है। द फॉर्मूला टू फाइंड कॉमन डिफरेंस इज ए एन माइनस वन इफ देर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। अब बात आती है सर इसी सीरीज के अंदर, ध्यान से सुनना, जो सीरीज मैंने लिखी थी कौन सी, a1 a2 a3 a4 सो ऑन, इसमें पहले जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं a, क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना, a जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं a फर्स्ट टर्म, a1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड a। ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म a जिसको हम a1 बोलते हैं, a1 फर्स्ट टर्म को a1 भी बोलते हैं, a भी बोलते हैं, या फिर आप यहाँ a1 ना लिख के यहाँ a1 लिख दो और यहाँ a लिख दो, ऐसे भी आप कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि a1 और a में क्या फ़र्क है। फर्स्ट टर्म a1 को हम बोलते हैं a, इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, राइट। अब फर्स्ट टर्म अपनी हो गई सर a, तो जो मेरी नेक्स्ट टर्म है, देखो यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया था, d किया था, एक d ऐड किया, मतलब मैं अगर a में d ऐड कर दूं तो a2 मिलेगा, तो मैंने क्या बोला, a में मैंने d ऐड किया तो a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 इज a प्लस डी, वाह। अब एक बात बताओ, यहां पे मेरी जो वैल्यू आ गई d, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का, d का, हर बार d ऐड हो रहा है क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ap लेके चल रहा हूं, जरूरी नहीं इंक्रीजिंग जाएगा, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो मैंने प्लस डी किया, हर बार माइनस भी कर सकता हूं, मेरी चॉइस है, ठीक है। अब देखो यहां मैंने एक डी और ऐड किया, एक a प्लस डी पहले था, एक डी और ऐड किया, तो d प्लस डी 2d, दो बार d ऐड हो गया, पहले एक d फिर दूसरा d, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, a प्लस 2d। जैसे मैं फोर्थ टर्म के पास आऊंगा तो एक d और ऐड हुआ सर, तो कितने d हो गए, एक d, दो d, तीन d, 3d, तो इसको हमने क्या लिखा, a प्लस 3d। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, a2 को आप लिखते हो a प्लस 1d, d बोलो या 1d, a3 को आप लिखते हो a प्लस 2d। अब एक चीज नोट करो आप, जब मेरे पास पोजीशन है 1 तो मैं कितने d ऐड कर रहा हूं, 0, a प्लस 0d। पोजीशन है 2 तो मैं 1d ऐड कर रहा हूं, पोजीशन है 3 तो मैं 2d ऐड कर रहा हूं, अगर पोजीशन है मेरी 10 तो मैं कितने d ऐड करूंगा, 9 कैसे, क्योंकि मैं एक d कम ऐड कर रहा हूं, अगर पोजीशन मेरी 10 है तो मैं 10 माइनस 1d ऐड कर रहा हूं, कितने d ऐड कर रहा हूं, 10 माइनस 1, सुन लो 10 माइनस 1 जिसको हम बोले 9d, ऐसे तो हुआ a 10 इक्वल टू 9d, a प्लस 9d, ऐसे तो लिखते हैं अपन, क्योंकि मैं एक d कम ऐड कर रहा हूं। अगर मेरी पोजीशन है n, क्योंकि मान लो यहां पे लास्ट पोजीशन इज n, मुझे nth पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, nth पोजीशन, तो nth पोजीशन जो होगी मेरी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज a प्लस, इस फॉर्म इसमें रखो वैल्यू, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कैसे पता चला सर, क्योंकि अगर आपके पास पोजीशन है, अगर आपके पास पोजीशन है 10 तो आप 10 माइनस 1d ऐड कर रहे हो, मतलब 9d। पोजीशन है 3 तो आप 3 माइनस 1 2d ऐड कर रहे हो। पोजीशन है n तो n माइनस 1d ऐड करोगे कि नहीं करोगे, करना पड़ेगा सर। बात समझ में आई ना। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये अपने को सेकंड एक्सरसाइज में फिर से काम आएगा स्पेशली, ठीक है। अब बात आती है सर एपी में क्या इंक्रीजिंग एपी हो सकती है, नहीं, एपी कैन बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और एपी कैन बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल एज, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक एपी लिखी, एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने लिखा -2 चेक करना ये एपी है कि नहीं है। अब देखो आप बोले सर ये तो नंबर सेम चल रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0,
तो डिफरेंस तो सेम है ना, इसका मतलब ये एपी है, दिस इज ऑल्सो एन एपी। बात समझ आई? ये भी एक एपी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक एग्जांपल और देखो, मैंने बोला यहां पे है 8 5, ठीक है, पता चल रहा है मैं कितना माइनस कर रहा हूं, 3 है ना, 2 -1। यहां अगर मैं देखूं तो क्या ये एपी है? तो देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो आप कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? आप बोलोगे सर 3, डिफरेंस 3 है, बट डी देखो मेरी सीरीज अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डी नेगेटिव होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो डी पॉजिटिव होगा। यहां पे डी मेरा क्या था? पॉजिटिव। क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू मेरी लोअर टू हायर जा रही है, बट यहां हायर टू लोअर जा रही है, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो डी नेगेटिव होगा सिंपली। और वैसे मैंने बताया था 5 - 8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखो, तो यहां मेरे हर बार -3 आ रहा है, बट वैल्यू तो मेरी -3 हो रही है ना हर बार, मतलब मेरी डिक्रीज, सेम नंबर डिक्रीज हो रहा है ना हर बार, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो दिस इज एन एपी। यस, एग्रीड, ये भी एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। बात समझ आई? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा और चीजें समझ में भी आ रही होंगी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं आज की एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.1, जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो सिचुएशन को ध्यान से समझना, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड एंड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? देखिए बोल रहे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है और कैसे, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो आपने एक टैक्सी बुक की, टैक्सी जैसी बुकिंग हुई, आपको बोला गया अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपए देने होंगे अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, और जैसे आप एक्स्ट्रा किलोमीटर जाते हो 1 + 1 तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, मतलब 2 किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है आपका? 15 + 8 23 रुपीज। बात समझ आ रही है? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट 3 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा? 23 + 8, हर बार 8 रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर 15 + 16 कर दो, 8 8 16 हो गया, फिर 31 हो गया। तो हर बार आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम। तो ये एपी की सिचुएशन है। यस, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ एपी। बात समझ आ रही है? अब बात आती है सेकेंड पार्ट की। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि यहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर कैसे कंफ्यूज होते हैं? सुन लो, आपके पास एक सिलेंडर था, ठीक है, उस सिलेंडर में गैस थी, स्टार्टिंग में मान लो आपको 100 kg गैस थी। अब वैक्यूम पंप ऊपर रखा हुआ है, जैसे आपने वैक्यूम पंप रिमूव किया, जितनी गैस इसके अंदर अभी अंदर है उसकी 1/4 गैस गायब हो जाएगी। 1/4 मतलब कि 25%। कितनी गैस? 25%। 100 kg स्टार्टिंग में थी, जैसे आपने पंप हटाया, ठीक है, अब कितनी हो गई? 25% माइनस होगी, मतलब कि अब हो गई 75। अब ये पहली बार पंप रखा हुआ था, आपने गैस निकाली पहली बार, अगली बार अब फिर से आप पंप से, सॉरी सिलेंडर से पंप हटाओगे, ठीक है, वैक्यूम पंप है। अब जैसे वैक्यूम पंप हटाया, अब जो 1/4 गैस हटेगी, अब 25% जो गैस हटेगी वो 25% 100 का नहीं हटेगी, क्योंकि अब एट द प्रेजेंट सिचुएशन, इन प्रेजेंट सिचुएशन, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी मेरे पास कितनी गैस है अंदर इसमें? अभी एट प्रेजेंट मेरे पास गैस है 75। अब इसका 25% माइनस होगा। बात समझ आ रही है? यहां तो मेरी वैल्यू कितनी रिमूव हुई थी? 100 का 25% मतलब कि 25 नेगेटिव रिमूव हो गई। अब इसका 25% जाएगी, तो 75 का 25% कितना होता है सर? तो देखो आप इसको अगर देखोगे 18.75 हो जाएगा। कितना आएगा?
माइनस का 18.75, इतनी गैस रिमूव हुई मेरी। कितनी हो गई? 18.75, मतलब आपकी जो अब प्रेजेंट वैल्यू होगी 75 माइनस 18.75, ये वैल्यू इसमें बचेगी। तो यहां पे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा था 25, यहां आ रहा है 18.75 माइनस में, यहां -25 या -18.75, सेम वैल्यू है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। सिचुएशन समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। देखो आपको पता है, जो जब आप किसी को बुलाते हो ना कि एक मतलब सरफेस को खोदना है ना, खुदाई करवानी है अपने को, तो उस केस में आप देखते हो कि जो टॉप लेयर मेरी होती है जमीन पे, वो थोड़ी सी हार्ड मटेरियल होता है ना। तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको बोलोगे कि उसकी सॉइल हटानी है, ठीक है, या आपको कोई टैंक बनवाना है, तो ऊपर की जो लेयर आप मिट्टी हटवाओगे उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर अंदर तो क्या सॉइल गीली होती है, तो जल्दी 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 रिमूव कर लो आप सॉइल। तो पहले 1 मीटर का चार्ज फर्स्ट, अगर आप 1 मीटर किसी को बोलते हो कि 1 मीटर का टैंक बनाना है मुझे, तो 150 रुपीज चार्ज होगा, ठीक है। जैसे आप एक्स्ट्रा 1 मीटर और करवाओगे तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप 2 मीटर उसको बोल रहे हो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब 1 मीटर के अगर 150 है तो 2 मीटर के 200, और 3 मीटर का कितना हो जाएगा? 250, सो ऑन। तो ये एपी है? हाँ सर, कॉमन डिफरेंस देख लो, 50-50-50, हर बार 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है अमाउंट, सो दिस इज एन एपी। यस एग्जैक्टली। नाउ अब बात आती है लास्ट सिचुएशन, the amount of money in account at every year when 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। देखो ध्यान रख लेना, वैसे मैं बोलता हूं, डायरेक्ट ही बोल रहा हूं मैं, एपी नहीं है, क्योंकि यहां पे लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप खुद जानते हो, 8th क्लास में पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट हर साल सेम होती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगता है। यस जैसे मैं एक सिचुएशन लेता हूं, जैसे आपने बोला कि सर पहले साल इंटरेस्ट है 100 रुपए, ठीक है, तो अगले साल अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो अगले साल भी 100 लगेगा, फिर 100, फिर 100, फिर 100। जैसे इस क्वेश्चन की बात मैं करूं तो यहां पे मेरा जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर ये लग रहा है 8%, तो 10,000 का 8% 800 रुपए हो गया। पहले साल इंटरेस्ट मेरा 800 हो गया। अगले साल बताया आपको इंटरेस्ट क्या होगा? 10,000 का इंटरेस्ट 800 और इसका 8%, मतलब वैल्यू 800 से ज्यादा होगी। 800 प्लस एक्स्ट्रा सम अमाउंट, हर बार ये वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होगी, मतलब ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। 64 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, 88 या 64, तो हर बार ये वैल्यू वेरी करती जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी जो होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पहले साल इंटरेस्ट हो गया 100, फिर 110, फिर 121, ठीक है, ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा वो। तो दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। तो ये एपी फॉलो नहीं करती। कौन? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो डेफिनेटली एपी लगती। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। हाँ, अगर किसी को डाउट है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो आप एक काम करो, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का और 3 साल का निकाल के देख लो। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर हाँ इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कि चेंज होता रहता है हर बार, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब आपको A1, A2, A3, A4 निकालना है। आपको ए और डी दे रखा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, A1, A2, A3 और A4। आपको वैसे पता ही होगा, A1 आप A बोलते हो, A2 आप A+D बोलते हो, A3 को आप A+2D बोलते हो, और A4 को आप A+3D बोलते हो। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे चल जाओ, फर्स्ट
एक्सरसाइज में फॉर्मूला भले ही ना हो, लेकिन आप ऐसे जाओ, इजी रहेगा। ए मतलब पहली वैल्यू तो 10 ही हो गई। अब 10 में 10 ऐड किया, डी डी एक बार ऐड हो रहा है, तो 10 प्लस 10 20। ठीक है, चलो इसको कॉमा मत ही लगाओ, वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत। इसमें आपने बोला कि 10 प्लस 2 इंटू डी मतलब 20 ऐड किया, 10 में 20 ऐड किया तो कितना हुआ 30, 10 में 30 ऐड किया तो कितना हुआ 40। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ कॉपी कर ले हम सब जगह के लिए। एक ही यूनिफॉर्म चीज़ मैंने इसलिए लिख दी कि हर जगह काम आ जाएगी मुझे। ठीक है, तो हम हर जगह के लिए बना देते हैं, एक बार यूनिफॉर्म हो जाएगी हमारे लिए। तो हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो यही चीज़ हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे बाद में। अब देखो ये मेरे पास क्या है, A1 ए की वैल्यू क्या है -2। इसमें आप क्या ऐड करा रहे हो 0, तो -2 में 0 ऐड किया -2, 2 इंटू 0 ऐड किया, 2 इंटू 0 इज अगेन 0, -2 में 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 का मतलब 0 ही होता है, ध्यान रखना। तो ये -2 ही रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है। डी जब भी 0 होगा तो नंबर हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप जो भी वैल्यू निकालो, चाहे आप फर्स्ट पोजीशन बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो, 100 नंबर की पोजीशन भी वैल्यू सेम रहेगी। बात समझ आई? चलो अब बात आती है यहाँ पे भी हम यही काम कर लेते हैं एक बार। दिस विल बी सेम, एक रिप्लिका इसकी यहाँ भी ले आते हैं, एक रिप्लिका हम इसकी यहाँ भी ले आते हैं, और एक रिप्लिका हम इसकी यहाँ भी ले आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए कितना है 4, तो ये 4 ही रहेगा। ये क्या है 4 प्लस 4 में प्लस किया हमने, क्या प्लस कर दो चलो -3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1। ठीक है, या हमने बोला 4 प्लस 2 इंटू -3 मतलब 4 - 6 माइनस का 2। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यहां हमने बोला क्या 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 4 - 9 दैट इज -5। आप चाहो तो 4 फिर 1 फिर -3 करके ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ऐसे लिखते हो तो आपको काम आसान रहेगा। ठीक है, अब इस d को मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इस d को मैं लिख दूं 0.5, हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, तो इजी रहेगा मान लिया ना। यहां आपने लिखा -1 एज इट इज, यहां आप लिख रहे हो -1 प्लस 0.5, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो गया माइनस का 0.5, कि 1 में से 0.5 गया, बड़ी वैल्यू माइनस में है इसलिए। यहां आप इसको देखोगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू 0.5, राइट, तो -1 प्लस 1 दैट गिव्स यू 0। तो ये पोर्शन मैंने कुछ ऐसे सेपरेट कर दिया ये। ठीक है, समझ आया? यही काम करते हैं, इसको क्यों ऐसे करें हम, तो थोड़ा सा यूं सेग्रीगेट कर लेते हैं, कोई यूं ले आए ना हम, फिर इसको यूं सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसको उधर की तरफ ले जाते हैं, हो गया स्पेस, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा हमें। अब ये हो गया -1 प्लस 3 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये हो गया -1 प्लस 1.5 दैट गिव्स यू वैल्यू एज 0.5 पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 1.25 में 0.25 माइनस का ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब हर बार वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, तो ये माइनस का 1.25, इसमें आपने माइनस का 1.25 में आपने ऐड किया माइनस का 0.25, तो ये रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.50। ठीक है, ये है माइनस का 1.25 प्लस इसमें आप 2 इंटू 2.25 तो 0.50 हो गया ना, तो माइनस का 0.50, 25 2 जा 50 हो गया ना, एक तरह से ऐसे लिख दूं, 2 टाइम्स है 50 हो गया, तो माइनस का 1.75 हो जाएगा ये। यहाँ पे माइनस का 1.25 और 3 इंटू 25 एक तरह से, तो 0.75 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2.00।
गॉट द पॉइंट? क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छे से क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज 3, डी मैंने बोला था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं एपी है तो मुझे एपी चेक नहीं करनी है। तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है, इधर देखते हैं हम, ए इज माइनस 5, डी इज माइनस का 1 माइनस माइनस 5। देखो ऐसे मत कर देना, ये तो देखो ये A2 है, A2 मतलब कि -1 माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखूंगा ना मैं, इसलिए आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, सर हम लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। बात समझ आ गई? चलो यहां हम देखें तो A इज 1/3, तो D क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। बेस सेम है तो 3 रहेगा एलसीएम, 5 माइनस 1 4/3। वैसे आप देखो जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर देखते जाओ, 1 4 5 9 13, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, यही बात है सर। ए कितना है 0.6, डी कितना है 1.7 माइनस 0.6, दैट गिव्स यू 1.1। क्लियर है? समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की जब हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें ट्रिकी लगते हैं थोड़े से। ठीक है, पहले मैं चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है, सबसे पहला काम यही है। देखो एपी है या नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, यहां कॉमन डिफरेंस कितना है 4। देखो चेक करो, आप चेक करो खुद से। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। एपी नहीं है, नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। एन ए स्मॉल लेटर में लिख दो, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो एपी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एपी। अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो ही आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब डी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। लेकिन कब, जब वो एपी फॉलो करता है। अगर एपी फॉलो ही नहीं करता है तो लिव इट। ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं 2। अब 5/2 को हम क्या बोलते हैं 2.5, 3 3.5। देखो आपको कॉमन डिफरेंस एपी दिख रही है क्योंकि मेरा डी सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। देखो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस 0.5, यहाँ पे डिफरेंस 0.5, तो हर जगह मेरा डिफरेंस जो है 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो D इज 2.5 माइनस 2, दैट इज कितना हो गया 0.5। अब नेक्स्ट आपको वैसे बताने नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, इसके बाद की जो 3 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी आप खुद ही बता सकते हो। देखो 3.5 के बाद क्या आता है 4, फिर क्या आएगा 4.5, फिर क्या आएगा 5। खत्म, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एल्स। समझ में आया अच्छे से? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डिफरेंस देखते हैं। पहले डिफरेंस देखना जो जरूरी है। देखो मेरी वैल्यू नेगेटिव में सबसे बड़ी होती है, नेगेटिव नंबर अगर छोटा है तो बड़ा माना जाता है क्योंकि 0 के क्लोज है, और बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा माना जाता है, तो ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब डी नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो 3.2 माइनस 1.2, 32 माइनस 12 बोल दो एक तरह से, तो माइनस का 2। यहां पे देखो तो माइनस का 2, यहां देखो तो माइनस का 2, डिक्रीज हो रही है एपी। और किसी को डाउट हो तो ऐसे कर देना डी इक्वस टू एपी है, पहले तो एपी चेक कर लो है, क्योंकि 2 2 2 डिफरेंस आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। कैसे पता चला नेगेटिव है, देखो A2 माइनस A1, ऐसे डिफरेंस ऐसे निकलता है। अब देखो इसमें मैंने देखा तो ये माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2,
बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस आएगा, और ये 2 हो गया, तो डी इज -2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लें इसमें, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कुछ भी नहीं करना है। देखो पॉइंट टू हर जगह पे है, उसको देखना ही नहीं है, पॉइंट 2 को देखना भी नहीं है, आपको देखना है 1 3 5 7। तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9, तो माइनस का 9.2, फिर 9 के बाद 11, फिर 13। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो इधर देखते हैं। अब इधर देखिए डिफरेंस, 10 -10 -6, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो डी पॉजिटिव होगा। डी क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे डिफरेंस कितना रहा है? +4, यहां पे +4, यहां पे +4। किसी को देखना हो डिफरेंस कैसे है, तो डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 6 प्लस का 10 दैट इज 4। बात समझ आ गई? तो डी इज व्हाट? डी इज 4। डी 4 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स देखें, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, 2 में 4 ऐड करो, 6 10 14। बात समझ आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। हमें डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो ये एपी है या नहीं है। आप एक चीज देखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? एक बार रूट डी ऐड हुआ, यहाँ पे 2 रूट डी हो गया, मतलब कि एक बार और रूट डी ऐड हो गया। तो डी मेरा जो है, डी जो मेरा है वो √2 है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जैसे आप करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचेगा। करके देखना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी? अच्छा एपी है क्या? ये है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी तो है, ये बोल देना पहले, है ना। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो क्या होगी? देखो यहाँ पे एक बार √2 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 बार √2 ऐड हुआ, तो फिर नेक्स्ट टाइम 3 बार √2 ऐड होगा। ठीक है, तो 3 + 3√2, फिर 3 + 4√2, फिर नेक्स्ट 3 + 5√2। क्लियर है बात? समझ आई? अब देखो इधर की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ये होगा सर वैल्यू इसकी है या उसकी है, मुझे पता ही नहीं चलेगा, है ना, मिक्स ना हो जाए। देखो इधर की बात करते हैं हम। इधर आप वैसे ही एक बार देखो, आप डेसिमल प्लेस वैल्यू जब भी कंपैरिजन करते हो, इन 4 नंबर को आप कंपेयर करना चाहते हो, 4 नंबर में सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस किसके पास है? लास्ट वैल्यू के पास। डेसिमल प्लेस 4 है, इसके पास 1 है, 2 है, 3 है। तो डेसिमल प्लेस जब चेंज हो रहा है तो वैल्यू डिफरेंस चेंज हो रहा है। कैसे? थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसको मैं लिख दूं 0.4 डिजिट में लिख रहा हूं मैं, 2 था, इसको मैं 3 जीरो और लिख दूं, उसका रीजन है कि 0.2 को 0.2000 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होते हैं इसमें जीरो कितने भी ऐड कर लो, और होल नंबर में नंबर से पहले कितने भी जीरोज ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.2200। ठीक है, इसको लिख दूंगा 0.2220, इसको लिख दूंगा 0.4 टाइम्स। क्या ये एपी लग रही है क्या आपको? क्यों नहीं? आपको अभी बताते हैं। दिस इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये एक तरह से मैं पॉइंट के बाद बोलूं, ये है 2000, ये हो गया 2200, यहां पे डिफरेंस तो हो गया सर 200 एक तरह से, ये हो गया 2220, और यहां पे डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच में? 20। यहां डिफरेंस 200, यहां 20, और यहां 2। डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा। देख लो, आप खुद देखो डेसिमल प्लेस वैल्यू में देखो, इन दोनों इसमें अगर मैं डेसिमल वैल्यू का ही देखूं, मैं डेसिमल हटा ही देता हूं एक बार के लिए, डेसिमल नीचे 4 जीरो आ जाएंगे सबके नीचे, बट मैं वैसे देखूं डेसिमल वैल्यू को एक बार साइलेंट करके देखूं तो 2000, 2200, 2220, 2222, यहाँ 200 का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। एपी नहीं है सर, चेक कर लेना, डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जीरो से वैल्यू नेगेटिव तरफ जा रही है, डिफरेंस नेगेटिव जा रहा है। 0 ये -4 दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस -4,
-4। तो डी क्या हो जाएगा मेरा, A2 माइनस A1 दैट इज माइनस का 4। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये AP है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो कैसे निकलेंगी। 12 में 4 माइनस किया तो -16, -20 और माइनस का 24। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये, समझ में आया। इधर जब कोई -1/2 -1/2 -1/2, डिफरेंस क्या है, 0। AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। तो D क्या है मेरा, D इज माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 gives you 0। तो नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो या नेक्स्ट 100 टर्म्स निकालो, सेम ही आएंगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। तो ये -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे ही चलता रहेगा, कोई चेंज होगा ही नहीं इसमें। बात समझ में आई, क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका ही। देखो इसमें अगर बात करें फिर से वही AP के बारे में, तो यहां देखो डिफरेंस कितना है 2 का, यहां डिफरेंस है कितना 6 का, तो नॉट एन AP, ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है। यहां हम देखें तो 2A माइनस A A, 3A माइनस A A, 4A माइनस A A, तो D कितना हो गया मेरा A, ठीक है। अब बात आती है कि सर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो तो यहां पे नेक्स्ट 3 टर्म्स की जब मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट 3 टर्म्स 1A 2A 3A 4A, तो क्या आएगा 5A 6A 7A। बात समझ में आ गई, क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब बात आती है यहां की। देखो यहां की अगर मैं बात करूं तो ये AP है नहीं, अभी 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। आपको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप लोग सोच रहे हो सर A स्क्वायर A इंक्रीज हो रहा है, पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो या तो ऐड होगा नंबर या सब्ट्रैक्ट होगा। AP में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है या तो नंबर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस A, इसका डिफरेंस देखो तो ये हो गया A³ माइनस A स्क्वायर, और इसका डिफरेंस देखो तो ये हो गया A⁴ माइनस A³। क्या ये तीनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। तो समझ जाओ, बस वही काम कर लो और इसको ले आओ नीचे, खत्म। समझ गए क्या करना है, इस केस में यही करना है हमें। चलो यहां देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है, जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आपको लगेगा AP नहीं है सर। ये रूट बेस्ड क्वेश्चन है, रूट बेस्ड क्वेश्चन या किसी नंबर में स्क्वायर हो, उन क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऐसे। अब देखो इसको मैं √2 को √2 लिख दूं, 8 को हम क्या लिखते हैं 4 2 जा 8 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं सर। 18 को क्या लिखते हैं 9 2 जा 18, 32 को क्या लिखते हैं 16 2 जा 32, राइट, क्लियर। इसको लिख दूं √2, √4 क्या होता है 2, तो इसको लिख दूंगा 2√2, √9 3√2, √16 4√2, सो ऑन, चलता जाएगा। क्लियर है ये बात। अब एक चीज समझो, यहां पे मैं अगर कुछ ना लिखूं तो ये 1√2 2√2 3√2 4√2, अगर मैं इस √2 को ऐसे कंसिडर कर लूं A, तो इसमें और इसमें फर्क क्या बताना मुझे, A 2A 3A 4A, √2 2√2 3√2 4√2, √2 को एज ए वेरिएबल अज्यूम कर लो, तो A 2A 3A 4A, तो D क्या हो जाएगा मेरा, D इज 2√2 माइनस √2, 1√2 एक तरह से, 2√2 में से एक √2 गया तो बचा एक √2, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1√2। और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो इसकी होंगी क्या होगी, जैसे आपने ऊपर लिखा है 5A 6A 7A, तो यहां पे क्या लिखोगे 5√2 6√2 एंड 7√2। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर।
क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखे रूट वगैरह ये अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो इसमें फिर से रूट वाला क्वेश्चन, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा वहां हमने रूट को सिंप्लीफाई किया, यहां हम देखेंगे पहले रूट सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। रूट ऑफ 3 रहेगा, रूट ऑफ 6 रहेगा, फिर रूट 6 होता है 2 3 6, बाहर नंबर आ ही नहीं सकता। रूट ऑफ 9 होता है 3, रूट ऑफ 12 को हम लिखते हैं 4 3 12, तो इसको हम लिख देंगे 2√3। अब यहां पे डिफरेंस देखो, यहां पे डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस देखो, हर जगह डिफरेंस अलग है। कैसे अलग है वो सुनना। √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूं 1.732 के आसपास, ठीक है, बात समझ आ गई। और रूट ऑफ 6 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये √2 की वैल्यू होती है 2.23 कुछ, तो इसकी वैल्यू कुछ 2.5 के आसपास मान के चलो, या 6 के आसपास जो भी है, 2 पॉइंट समथिंग आएगी यहाँ पे, और ये 3 आ जाएगी। तो यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस कहीं मैच ही नहीं कर रहा अपना। और वैसे भी अगर आप देखो तो इस बेसिस पे भी मत जाओ आप, तो मैं बोल रहा हूँ इसके बेसिस से मत जाओ आप। क्या √6 में से √3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? अगर कोई बच्चा ये बोलेगा सर √6 माइनस √3 इज √3, तो ये गलत है पूरी तरह से। तो फिर तो एग्जाम में क्वेश्चन जान करके बनाया गया आपके लिए, तो ये आप गलत कर रहे हो। फिर √6 माइनस √3 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, ठीक है। लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट, जैसे √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि सेम रूट है इसलिए, बट यहाँ √6 है, यहाँ √3 है, नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, ठीक है। इसलिए ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है √3, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, हर जगह पे डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं, तो नॉट एन एपी, नहीं एपी, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। ऐसे नंबर जहाँ पे स्क्वायर वगैरह कुछ आ जाए, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49, सो ऑन। दोनों में डिफरेंस 8 का, डिफरेंस कितना 9, 15 में से 9 गया 6, 16 का, डिफरेंस 24 का। गलत जा रहा है सर सब कुछ, एपी नहीं है ये, तो नॉट एन एपी, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहां पे आ जाओ, ये एपी है क्या, अभी चेक करते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 25, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, 73। डिफरेंस निकाले बिना मत सोचना, डिफरेंस निकालो। डी कितना है 24, डी कितना है 24, डी कितना है 24। तो डी अगर मेरा सेम है तो एपी है, यस एपी है। बात समझ आई। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी, तो 73 में 24 ऐड कर लेना, पहली वैल्यू कितने आ जाएगी 97, ठीक है, ये कुछ आएगा। अब 97 में 24 ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा 11, और ये 1 उधर जाएगा तो 12, 121। फिर 121 में 24 ऐड कर लेना तो आ जाएगा 145। ये मेरे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।